वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम लेकर आ गए आपके लिए एक डरावनी इंडोनेशियन हॉरर मूवी जिसका नाम है पमाली टुसन पोकोंग और ये 2023 में रिलीज हुई थी। इंडोनेशियन हॉरर मूवीज तो आपने देखी होंगी बहुत सारी, लेकिन आप जानते हैं वो कितनी डरावनी होती है? अगर नहीं जानते ना तो आज जरूर जान जाएंगे आप, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मूवी की शुरुआत में यूसुफ नाम का एक आदमी कब्रिस्तान में गड्ढा खोद रहा होता है। वो एक लाश को सफेद कपड़े में लपेटकर गड्ढे में दफना रहा होता है। लाश का चेहरा देखकर लगता है उसे कुष्ठ रोग जैसा कोई रोग था जिसकी वजह से वो मरा, लेकिन यूसुफ के पैर पर भी ऐसे ही कोई बीमारी के निशान होते हैं दोस्तों। वो अजीब सी सीटी बजाता है जिसे सुनकर गांव के दूसरे लोग भी जवाब में सीटी बजाते हैं और यहाँ रिवील करते हैं कि इस गांव में इस रोग से पीड़ित कई लोग मर चुके हैं और उन्हें एक सफेद कपड़े में लपेटकर यहाँ पर दफनाया जा रहा है। अगले दिन सरकार की तरफ से यास्मीन, वीना और अरला नाम की 3 डॉक्टर्स इस गांव में आती हैं जो इस बीमारी से पीड़ित पेशेंट्स की ट्रीटमेंट के लिए भेजी गई हैं। उन्हें गांव ले जाने के लिए एक माझी अपनी नाव लेकर आता है। यास्मीन पूछती है हम किसका वेट कर रहे हैं? माझी बताता है कि हमारे गांव में लाशों को दफनाने के लिए गड्ढा खोदने वाला कोई नहीं है, इसलिए दूसरे गांव से हमने किसी को बुलाया है। हम उसी का इंतजार कर रहे हैं। और कुछ देर में फाजर नाम का एक लड़का और उसका दोस्त डैन आ जाते हैं जो उस गांव में लाशों को दफनाने का काम करने के लिए आए हैं। वो यास्मीन और दूसरों से माफी मांगता है कि मेरी वजह से आपको देरी हो गई। फिर वो उस पार जाते हैं तो यास्मीन माझी से पूछती है कि यहाँ से गांव कितनी दूर है? वो कहता है कि पास ही है मैडम, बस 3 घंटे चलना पड़ेगा। कहकर वो इन्हें जंगल के अंदर लेकर जाता है। सभी बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि 3 घंटे चलना होगा, लेकिन और कोई रास्ता भी तो नहीं होता। वहाँ के हर पेड़ पर कोई न कोई कर्मकांड के निशान होते हैं। वीना एक जगह फिसल जाती है और उसको चोट लग जाती है। यास्मीन उसके पैर पर दवा लगाती है। फिर वो माझी से पूछती है कि इन पेड़ों में लोगों ने क्या कर रखा है? वो बताता है पता नहीं, लेकिन जब मैं छोटा था तब से ही ये पेड़ ऐसे ही हैं। किसी तरह जंगल से होकर वो उस गांव में पहुंच जाते हैं, पर लगता ही नहीं कि उस गांव में कोई रहता भी है। यास्मीन कुछ घरों में एक्स मार्क लगा हुआ देखती है और माझी से पूछती है ये क्या है? वो बताता है कि इस घर के सभी लोग बीमारी से मारे गए हैं और यहाँ कोई नहीं रहता, इसलिए यहाँ पर ये एक्स मार्क लगाए गए हैं। दूसरी ओर गांव के 3 सर्वाइवर्स को दिखाते हैं जो एक बोर्ड पर लिख रहे होते हैं इस गांव में सिर्फ 17 लोग जिंदा बचे हैं, लेकिन मरे हुए लोगों की गिनती है 52। और तभी यास्मीन की टीम वहां पर पहुंच जाती है। यह है इनका मेडिकल कैंप। हाल ही में जो लोग उस अजीब सी बीमारी से पीड़ित हुए थे उन्हें यहाँ पर रखा गया है। माझी बताता है कि पिछले 1 महीने से ये लोग यहाँ पर पड़े पड़े आपकी मेडिकल टीम का इंतजार ही कर रहे हैं। खैर अब आप लोग आई गए हैं तो इन्हें अब ठीक भी कर लेंगे आप लोग, लेकिन हाँ बिना ग्लव्स पहने इनमें से किसी को भी डायरेक्टली मत छूना, वरना ये छूत की बीमारी आपको भी लग जाएगी। फिर वो इन्हें दूसरे कमरे में लेकर जाता है जहाँ पर यूसुफ बुरी हालत में पड़ा होता है। यही मूवी की शुरुआत में गड्ढा खोदकर उस लाश को दफना रहा था। फिर वो फाजर और डैन को एक कमरे में लेकर जाता है जहाँ पर कई लाशें पड़ी होती है। वो कहता है कि इन सबको तुम लोग जितनी जल्दी हो सके दफना देना। फाजर भी कह देता है कि काम हो जाएगा, आप फिक्र मत करो। फिर माजी यास्मीन की टीम को रहने के लिए कमरा दिखाता है और कहता है यहाँ ज्यादा सुविधा तो नहीं है, जरा एडजस्ट कर लीजिएगा मैडम। यास्मीन भी कहती कोई बात नहीं, हम तो यहाँ पर सेवा करने के लिए आए हुए हैं, मैनेज कर लेंगे। फिर फाजर पूछता है कि हम कहाँ पर रहेंगे? माजी उन्हें कब्रिस्तान के पास एक झोपड़ी दिखाता है कि तुम दोनों यहीं पर रह लेना। वहाँ इन्हें एक अजीब सा मैप मिलता है और एक बुक भी होती है जिसमें इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि मरे हुए लोगों को किस तरह से दफनाना होगा। पर ये दोनों उस बुक को एक तरफ रख देते हैं कि दफनाने में तरीका कैसा। गड्ढा खोदो और लाश को अंदर रख दो, मिट्टी भर दो बस। वहाँ पर एक रजिस्टर होता है जिसमें अब तक मरे हुए 52 लोगों के नाम होते हैं और जब इन्हें पता चलता है कि ये 52 मौतें पिछले 3 दिनों में हुई है तो इनके हाथ पैर फ्रीज हो जाते हैं। यहाँ वीना उस कमरे में रखे फोटोज को देखती है और वहाँ की चीजें अरेंज करके रखती है। यास्मीन पेशेंट्स के लिए दवाइयाँ निकाल कर रख लेती है। अब गांव वालों को क्या बीमारी हो रही है इसका इन दोनों को कोई आइडिया नहीं होता, पर यास्मीन कहती है कि बीमारी जो भी हो हमसे जितना बन पड़ेगा हम इन पेशेंट्स की मदद करेंगे ही। फिर वो वार्ड में जाकर पेशेंट्स को देखने जाती है। इसी बीच यास्मीन को पास वाले कमरे से बदबू आने लग जाती है जहाँ पर लाशें पड़ी हुई है। वो जाकर वहाँ एक तरह का डिसइंफेक्टेंट बॉल डालती है, लेकिन जब वो बॉल उसके पास लुढ़क कर आता है तो यास्मीन डर जाती है कि यहाँ चल क्या रहा है। एक लाश तो हिलने लग जाती है, लेकिन फिर पता चलता है कि उसके ड्रेस के अंदर चूहा था जो हिल रहा था। रात होती है और फाजर और उसका दोस्त 5 लाश को दफना चुके होते हैं। वो कुछ देर आराम करते हैं तो उन्हें सीटी की आवाज आती है। दरअसल एक छोटी लड़की सीटी बजा रही थी, मतलब इस गांव में एक और बीमार मर चुका है। उस लाश को 2 लोग उठाकर लेकर जाते हैं। तीसरा आदमी उस घर पर एक्स मार्क लगा रहा होता है क्योंकि यहाँ और कोई जिंदा नहीं बचा। पर अचानक घर की लाइट जलने लग जाती है। वो आदमी डर डर कर घर के अंदर जाता है और पूछता है कि क्या कोई घर में है, पर कोई नजर नहीं आता। और तब अचानक उसका रेड पेंट का डिब्बा नीचे गिर जाता है और उस पेंट में किसी के पैरों के निशान दिखते हैं। वो डर कर चिल्लाता हुआ बाहर भागता है।
यहाँ वीना नहा रही होती है तो अचानक वार्ड से कोई आवाज आती है। वो तुरंत ड्रेस पहनकर वार्ड में जाती है तो यूसुफ गायब होता है। अचानक वो वीना के पीछे नजर आता है और उसकी गर्दन पकड़कर दबाने लग जाता है, लेकिन उसका पैर फिसलता है और वो नीचे गिर जाता है। फिर उसके सर पर चोट लगती है और बहुत खून बहने लग जाता है। वो लाशों को दफनाने के बारे में कुछ बताने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो मर जाता है। इतने में यास्मीन वहां पर आ जाती है और पूछती है, तुमने इसको धक्का क्यों दिया? वीना बताती है कि वो खुद फिसल कर गिर गया, वो तो मेरा गला दबाने की कोशिश कर रहा था। यास्मीन पूछती है, तुमने ग्लव्स भी नहीं पहना है ना? क्या तुमने उस आदमी को टच किया? वीना कहती है नहीं। दूसरी ओर यास्मीन की दूसरी साथी अरला प्रार्थना कर रही होती है कि अचानक से उसे अजीब आवाजें सुनाई देती है। दरअसल एक भूत शीशे पर अपना सर पटक रहा होता है। अरला प्रार्थना करके मुड़कर देखती है तो वहां पर कोई भी नहीं होता। अरला को लगता है कि शायद ये मेरा वहम है, इसीलिए वो इस बात को सीरियसली नहीं लेती। पर अचानक वो रूप उसके सामने दिखता है, पर जब वो कपड़ा हटाती है तो वहां पर कोई भी नहीं होता। यहाँ फजर और डैन सो रहे होते हैं। अचानक कोई दरवाजे पर पीटता है। फजर डैन को जगाता है पर वो थका हारा सो रहा होता है। तभी फजर दरवाजा खोलता है तो वहाँ कोई नहीं होता। वो बाहर जाकर लालटेन जलाता है तो उसके पीछे 3 लाशें खड़ी होती हैं जिन्हें उसने नहीं देखा था। इतने में डैन भी बाहर आ जाता है और फाजर को अंदर लेकर जाता है। पास के गांव में डिया नाम के एक लड़की को दिखाते हैं जिसकी माँ को भी यही बीमारी है। वो कहती है कि दूसरे गांव में कुछ डॉक्टर्स आए हुए हैं, तुम भी चलो ना माँ वहाँ पर, वो लोग तुम्हें ठीक कर देंगे। पर माँ वहाँ नहीं जाना चाहती। अगले दिन यास्मीन फाजर और डैन से पूछती है, कल यूसुफ नाम का एक आदमी मर गया था, क्या तुमने उसको दफना दिया? फाजर बताता है कि वो तो वेटिंग लिस्ट में है अभी, उससे पहले जो मरे थे उन्हें दफनाकर फिर उसे दफनाएंगे। यास्मीन कहती है, फिलहाल एक और पेशेंट बहुत सीरियस है, इसलिए तुम जरा अपना ख्याल रखना और सावधान रहना। ये सुनकर फाजर यास्मीन को रोमांटिक नजर से देखता और कहता है, आप भी अपना ख्याल रखेगा। यास्मीन स्माइल करके वहां से चली जाती है। अब डिया को दिखाते हैं तो वो अरला के पास आती है, अपनी माँ के बारे में बताती है उसे। वो पूछती है, क्या आप मेरी माँ को देखने मेरे घर आएंगी? अरला कहती है, अपनी माँ को यहाँ ले आओ बेटा, यही उनकी देखभाल हो जाएगी। इतने में यास्मीन आ जाती है और डिया के घर जाने के लिए मान जाती है। अरला कहती है, यहाँ सिर्फ हम 3 मेडिकल स्टाफ हैं और इनके गाँव में इन दोनों के अलावा कोई नहीं है, ऐसे में तुम्हारा वहां पर जाना रिस्की होगा और यहाँ का काम कौन करेगा फिर? पर यास्मीन कहती है, ये बच्ची बेचारी इतनी दूर से आई हुई है, हमें इसकी मदद करनी चाहिए, तुम फिक्र मत करो, मैं अपनी शिफ्ट पूरी करके इसके घर जाऊंगी। इतने में वो पेशेंट जो ज्यादा सीरियस था वो मर जाता है। यास्मीन की टीम जो मेडिसिन लाई थी उसका स्टॉक खत्म होने जा रहा होता है। अब वो माजी को कॉल करके शहर से और स्टॉक मंगवाना चाहती हैं, पर यहाँ किसी के भी फोन पर सिग्नल नहीं होता। अरला फाजर से कहती है, तुम ऐसी जगहों को ढूंढो जहाँ पर सिग्नल मिलता हो और फिर माजी को कॉल करके मेडिसिन लाने को कहो। वो भी हाँ कह देता है। रात को दिखाते हैं तो यास्मीन डिया के साथ उसके घर के लिए निकलती है। रास्ते में यास्मीन को अर्जेंट बाथरूम जाना होता है तो डिया उसको एक घर के पास लेकर जाती है जहाँ पर एक्स मार्क लगा होता है। वो कहती है, इस घर में कोई नहीं रहता दीदी, आप इसे यूज कर लीजिए। यास्मीन भी अंदर जाती है तो डिया वहाँ रखी ड्राइंग्स देख रही होती है और तभी पीछे से एक भूत उसको देखकर दूसरी ओर भाग रहा होता है। डिया घबरा कर उसके पीछे पीछे जाती है तो एक क्रायन हवा में उड़ रहा होता है और अचानक नीचे गिर जाता है। तभी टेबल के नीचे से एक हाथ उस क्रायन को उठा लेता है। डिया घबरा कर टेबल का कपड़ा उठाती है तो अंदर कोई नहीं होता, पर अचानक एक भूत उसका हाथ पकड़कर खींचता है। आवाज को सुनकर यास्मीन वहां पर आती है तो डिया डर के मारे यास्मीन को बता देती है कि उस पर्दे के पीछे कोई है। यास्मीन भी जरा डर जाती है, लेकिन वो जाकर पर्दा हटाती है। वहां पर डिया ही होती है और पहले जिसे यास्मीन ने देखा था वो डिया नहीं, एक बूढ़ी औरत का भूत था। वो इन दोनों को पकड़ने आती है। दोनों किसी तरह वहां से बचकर फिर भाग निकलती है। यहाँ फाजर डैन को फोन पकड़ाकर टॉयलेट जाता है। डैन देखता है कि कुएं के पास थोड़ा सिग्नल मिल रहा है। वो तुरंत माजी को मैसेज कर देता है कि शहर से और दवाइयां लेकर आ जाओ, लेकिन इसी बीच फाजर आवाज देता है कि यार थोड़ा पानी तो ला दे, यहाँ पानी खत्म हो गया है। डैन भी उसको डांटता है कि अबे बकेट में पानी भरकर अंदर नहीं घुस सकता क्या? कहकर वो कुएं से पानी निकालने जाता है और सीटी बजाने लगता है। तभी कोई और भी सीटी बजाता है जिसे सुनकर वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है कि मेरे साथ ये जुगलबंदी कौन कर रहा है। फिर वो बकेट को खींचता है तो लगता है बकेट अंदर ही फंस चुका है। वो दम लगाकर खींचता है तो बकेट छट से आ जाता है और वो नीचे गिर जाता है। वो डरकर फाजर को पुकारता है पर कुएं में एक भूत उसी की आवाज को दोहराता है। टॉयलेट में बैठे फाजर को भी एक भूत झांक कर देखता है और ये सब देखकर फाजर और डैन डर के मारे वहां से तुरंत भागने लग जाते हैं और सीधे यास्मीन के पास पहुंचते हैं। सब मिलकर सोच में पड़ जाते हैं कि मरे हुए लोगों के भूत हमारे पीछे क्यों पड़े हुए हैं, उसका जरूर कोई अहम कारण होगा। वो फाजर से पूछती है कि तुम लाशों को दफनाने से पहले कर्मकांड ठीक से करते हो ना, या फिर यूं ही दफना डालते हो और लाशों के शरीर से कपड़े वगैरह ठीक से निकाल देते हो या फिर नहीं? वो कहता है, हाँ मैं सब कुछ ठीक से ही करता हूँ। पर अब डैन कहता है कि शायद हमारे आने से पहले ही ये गांव भूतिया था। यही नहीं,
यूसुफ जो इनके आने से पहले यहाँ लाशों को दफनाता था, उसने मरने से पहले लाशों को दफनाने के बारे में कुछ बताने की कोशिश की थी, लेकिन उसकी बात इनकी समझ में नहीं आई थी। खैर, यहाँ बहुत सारी लाशें पड़ी हुई है और इस वजह से भी शायद वो आत्माएं यहाँ भटक रही हैं। हमें जल्द से जल्द सबको दफनाना चाहिए। डैन बताता है कि उसने माझी को मेडिसिन के बारे में मैसेज कर दिया है, लेकिन शायद सिग्नल न मिलने की वजह से उसका रिप्लाई अभी तक नहीं आया। और तभी वो नोटिस करते हैं कि यास्मीन अभी तक लौटी नहीं। दूसरी ओर यास्मीन डिया के साथ आखिर उसके घर पहुंची जाती है। डिया यास्मीन को बैठने के लिए कहती है और खुद अंदर जाती है। तभी यास्मीन दूसरे कमरे में झांकती है तो वहां पर डिया की माँ बैठकर बालों में कंघी लगा रही होती है। यास्मीन चुपचाप वहां पर बैठ जाती है और तभी एक डरावना भूत यास्मीन को घूर रहा होता है। इसी बीच डिया यास्मीन से कहती है, चलिए दीदी, माँ दूसरे कमरे में है। यास्मीन चौंक जाती है कि अगर माँ वहाँ है तो इस कमरे में जो बाल बना रही थी वो कौन थी, लेकिन अब इस कमरे में वो औरत नहीं होती जिसे यास्मीन ने पहले देखा था। यहाँ दिखाते हैं तो ये सभी यास्मीन के लिए परेशान होते हैं कि इस रात में न जाने वो कहाँ फंस गई होगी। सिर्फ वीना को छोड़कर बाकी लोग यास्मीन को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि वीना को यहाँ पर वार्ड में पेशेंट्स को देखना था। अचानक वार्ड से कोई आवाज को सुनकर वीना वहाँ पर जाती है और वहाँ कोई अजीब बात उसे नजर नहीं आती, लेकिन पास के कमरे से जहाँ पर लाशें पड़ी थी वहां से सीटी की आवाज आती है। वीना वहां जाकर लाइट जलाती है। उसे लगता है शायद इनमें से कोई जिंदा है जिन्हें गलती से यहाँ पर ला दिया गया है। वो लालटेन से जाकर हर लाश के मुंह से कपड़ा हटाती है और चेक करती है कि किसकी सांसें चल रही है और किसकी नहीं। अचानक उसके पीछे कई भूत खड़े दिखते हैं। डर के मारे वो वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन मेन डोर बंद हो चुका था। वो मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन उसके साथ ही जा चुके थे। अचानक दरवाजा खुलता है और वो बाहर भागती है, लेकिन कोई उसका पैर पकड़कर खींचता है। वीना तभी एक पत्थर को कस के पकड़ लेती है, लेकिन भूत और जोर से खींचता है और वीना का जबड़ा ही टूट जाता है। वो स्पॉट पर ही मर जाती है। यहाँ यास्मीन डिया की माँ के ट्रीटमेंट को करते हुए कहती है, अगर आप वार्ड में आ जाती तो आपका ट्रीटमेंट और अच्छे से हो सकता था। ऊपर से वहाँ और भी लोग होंगे तो आपको अकेला महसूस नहीं होगा। लेकिन डिया की माँ कहती है, मुझे पता है मैं मरने जा रही हूँ, इसलिए वहाँ कर भी मुझे कोई फायदा नहीं होगा। फिर वो डिया से कहती है कि बेटा अगर मैं चल बसी तो मुझे अपने पापा की कब्र में ही दफना देना। डिया भी कहती है, दीदी मैं आपको वापस छोड़ आती हूँ चलो। पर यास्मीन कहती है, मुझे रास्ता याद है बेटा, तुम यहीं अपनी माँ के पास रहो। और तभी अचानक सीटी की आवाज आती है तो डिया भी सीटी बजाती है। यास्मीन पूछती है, तुम सीटी क्यों बजा रही हो? वो बताती है कि मरे हुए लोगों को इसी तरह हम श्रद्धांजलि देते हैं, मेरे पेरेंट्स ने मुझे ये सिखाया है। फिर यास्मीन अकेले ही जंगल के रास्ते से वापस लौट रही होती है, लेकिन वो जंगल से बाहर नहीं निकल पाती क्योंकि वो बार बार एक ही जगह पर पहुंच रही होती है। वो आसपास टॉर्च मारती है तो हर तरफ भूत ही भूत। यास्मीन भागने लगती है, लेकिन सारे भूत उसका पीछा करने लग जाते हैं और एक जगह पर वो लगभग यास्मीन को पकड़ने वाले होते हैं कि वहां पर सीन होता है कट और यास्मीन घर में अपनी आंखें खोलती है। दरअसल उसके साथ ही उसको बचाकर लेकर आ गए थे। वो बताती है कि मैंने जंगल में कई भूत देखे। फिर फजर बताता है कि मैंने भी उन भूतों को देखा था। इसी बीच अरला की चीख सुनाई देती है। सब उस तरफ भागते हैं तो देखते हैं कि वीना भी हॉस्पिटल में लाश वाले कमरे में पड़ी हुई है और उसका जबड़ा टूटा हुआ है। अगली सुबह फाजर और डैन वीना को एक कपड़े में लपेटकर उसका अंतिम संस्कार कर रहे होते हैं। अरला भी पूछती है कि अब तक माझी का कोई मैसेज नहीं आया? वो कहता है नहीं। अब अरला कहती है, मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुकूंगी, मैं जा रही हूँ यहाँ से। यास्मीन में गुस्सा हो जाती है कि हमारी साथी मारी गई है और तुम ऐसे छोड़कर जाना चाहती हो। अरला यास्मीन को ही दोष देती है कि मैंने तुमसे मना किया था कि उस लड़की के साथ मत जाओ, तुम्हें ढूंढने के लिए हमें निकलना पड़ा और बेचारी वीना को यहाँ पर अकेला रहना पड़ा। अगर तुम नहीं जाते तो हम भी नहीं आते और वो जिंदा होती आज। उसकी मौत की वजह तुम हो सिर्फ। इसी बीच डैन आकर बताता है कि माझी ने रिप्लाई कर दिया है, वो गाँव के लिए निकल चुका है और किसी भी वक्त यहाँ पर आता होगा। अरला भी कहती है, मैं नदी के पास जा रही हूँ और जैसे माझी आएगा मुझे उसकी नाव में ही निकलना होगा। मैं जा रही हूँ यहाँ से, तुम्हें आना है तो आओ वरना यही मरो। कहकर वो चली जाती है और यास्मीन बहुत ही गिल्टी फील करके रोने लग जाती है कि मेरी वजह से वीना मरी। शाम हो जाती है और बारिश भी होने लग जाती है। रिया बाहर से कपड़े निकाल कर लाती है तो वहीं पर एक भूत खड़ा होता है। इसी बीच उसकी माँ के कमरे की खिड़की पर भी एक भूत दिखाई देता है। वो घबरा कर डिया को पुकारती है। डिया आकर देखती है तो वहाँ कोई नहीं होता। वो कहती है, डरो मत माँ, हवा से दरवाजे बंद हुए हैं। कहकर वो माँ के लिए खाना लाने जाती है और तभी उसकी माँ के सर के ऊपर एक भूत प्रकट होता है और उनके मुंह में कुछ थूकता है। उसी पर डिया की माँ मर जाती है। यहाँ डैन सो रहा होता है कि अचानक दरवाजा पीटने की आवाज आती है।
वो उठकर दरवाजा खोलने जाता है तो पता चलता है इस गांव के लोग जिस बीमारी से मर रहे हैं वो बीमारी डैन को भी हो गई है। वो बिल्कुल डर जाता है। तब वो देखता है कि बाहर फैजर बैठा हुआ है। डैन उसे भी डांटता है कि आधी रात हो गई, ये भूत की तरह बाहर क्यों बैठा हुआ है। कहकर वो लालटेन जलाता है तो देखता है बाहर फैजर है ही नहीं। वो डर कर अंदर चेक करता है तो कोई पलक पर लेटा होता है। डैन उसके मुंह से कपड़ा हटाता है तो चौंक जाता है क्योंकि वहां वो खुद मरा पड़ा हुआ है। वो डर कर बाहर भाग जाता है जहां वो फैजर को बताता है इस घर में भूत है और गांव वालों की बीमारी मुझे भी हो गई है। इस बीच रिया इनके पास आ जाती है और बहुत रोती है कि मेरी माँ भी अब नहीं रही। फैजर और डैन उसके घर जाकर उसकी माँ को उसके पिता के पास दफनाने के लिए जाते हैं। यास्मीन फैसला करती है कि अगर इस गांव में और कोई जिंदा होगा तो उसे अपने साथ लेकर हम सबको इस गांव से चले जाना चाहिए। वो हर घर में चेक करती है कि कोई जिंदा है भी या फिर नहीं, पर हर घर में सिर्फ लाशें ही लाशें होती है। यहाँ फैजर डिया के पिता की कब्र को खोदने लग जाता है क्योंकि उसकी माँ चाहती थी कि उसे डिया के पिता की कब्र में ही दफना जाए। पर फैजर देखता है कि वो पत्थर जिस पर मृत इंसान का नाम लिखा होता है वो डिया के पिता के सर की तरफ न होकर उसके पैर की तरफ रखा होता है, जो कि बहुत ही अजीब बात है। फैजर जरा घबराता है कि ये ऐसे क्यों रखा हुआ है और इसी बीच डैन माजी को कॉल करने के लिए कुएं के पास आता है। तभी बाल्टी नीचे गिर जाती है लेकिन वो उस पर ध्यान नहीं देता और कुएं के ऊपर चढ़कर माजी को कॉल करता है क्योंकि वहीं पर सिग्नल ठीक आ रहे थे। माजी भी कहता है कि बहुत बारिश हो रही है इसलिए इस वक्त मैं नहीं आ सकता, कल सुबह होते ही वहां पर पहुंच जाऊंगा। बात करते करते डैन का फोन नीचे बाल्टी में गिर जाता है। किसी तरह वो बाल्टी को खींचकर फोन को उठा लेता है लेकिन कुएं के अंदर से एक भूत डैन को अंदर खींच लेता है। दूसरी ओर अरला नदी तक पहुंचने का रास्ता भूल चुकी थी। तभी एक आवाज आती है कि मेरी मदद करो। अरला मुड़कर देखती है तो उसे वीना का भूत दिखाई देता है जो अरला को पकड़ने की कोशिश कर रही है। वो डर कर वहां से भाग जाती है। यहाँ फैजर के समझ में नहीं आता कि ये पत्थर पैर के पास क्यों गाड़ा गया है। तब उसे वो बुक याद आती है जो उनकी झोपड़ी में पड़ी हुई है जिसमें लिखा था कि लाश को कैसे दफनाना चाहिए। अब वो उस बुक को उठाकर पढ़ता है। उसमें लिखा हुआ है कि मरे हुए इंसान का नाम एक पत्थर पर खुरेद कर उसे लाश के पैर की तरफ गाड़ो। अगर गलती से भी सर की तरफ रखा तो इस पूरे गांव को मरे हुए लोगों की आत्माएं मिटा देंगी। और अब फैजर की समझ में आ जाता है कि ये सारे भूत फैजर की वजह से इनके पीछे पड़े हुए हैं। दरअसल फैजर ने जिन लाशों को दफनाया था उन सब के नाम वाले पत्थर उसने सर की तरफ गाड़े हुए थे। हालांकि इस गांव में उसे पैर की तरफ गाड़ना था वो सब कुछ। क्योंकि फैजर ने वो बुक तो पढ़ी नहीं थी तो ये वो गलती कर बैठा। वो जाकर यास्मीन को अपनी गलती बता देता है। इसी बीच डिया गायब हो जाती है। फैजर और यास्मीन अलग अलग दिशाओं में जाकर डिया और डैन को ढूंढने लग जाते हैं। दूसरी ओर डिया एक जगह पर अपने पेरेंट्स को जिंदा देखकर बड़े प्यार से उनके पास भागती है लेकिन फिर पता चलता है कि वो असल में खतरनाक भूत है। फैजर डिया को बचाकर भागता है लेकिन वो भूत इनका पीछा करता रहता है। ये दोनों घर आकर पलंग के नीचे छिप जाते हैं। वो धीरे धीरे इनके पास आता है लेकिन अचानक गायब हो जाता है। ये लोग फिर चैन की सांस लेने वाले होते हैं कि वो फिर इनके सामने आ जाता है। दोनों जान बचाकर वहां से भाग निकलते हैं। यास्मीन देखती है कि डैन कुएं में मरा पड़ा हुआ है। वो तुरंत फैजर को बताती है पर वो विश्वास नहीं कर पाता कि डैन मर चुका है। यास्मीन कहती है हमें जल्द से जल्द इस गांव से निकलना चाहिए लेकिन डिया कहती है मैं कभी इस गांव से बाहर नहीं गई और अगर अब गई तो शायद मुझे कुछ हो जाएगा। यास्मीन भी कहती है ऐसा कुछ नहीं होगा, जल्दी चलो हमारे साथ। और तब वो देखते हैं कि इस गांव के सारे मरे हुए लोगों का भूत एक जगह पर खड़े हो रखे हैं, इनको देख रहे होते हैं। बहुत ही डरावना सीन है ये। अब यास्मीन डिया का हाथ पकड़कर वहां से खींचकर लेकर जाती है। तभी भूत फैजर के पैरों को पकड़कर खींचता है और उसको गड्ढे के अंदर ले जाने की कोशिश करता है पर यास्मीन उसका हाथ पकड़ लेती है। तब फैजर को याद आता है कि उस बुक के पीछे एक मंत्र लिखा हुआ है जिससे इन भूतों से छुटकारा मिल सकता है। वो डिया से कहता है कि तुम वो मंत्र पढ़ो। इसी बीच भूत फैजर को गड्ढे में लेकर जा चुके थे लेकिन फिर भी डिया लगातार उस मंत्र को पढ़ने लग जाती है। इस वजह से गड्ढे से सारे भूत गायब हो जाते हैं और फैजर बाहर निकल आता है। सुबह माजी यहाँ पर पहुंच जाता है और उसकी नाव में ये तीनों उस खतरनाक गाँव से बच निकलते हैं। रास्ते में फैजर डिया से कहता है तुम ये मत सोचना कि इस गाँव के बाहर तुम्हारा कोई नहीं है। मेरी एक नानी है जो तुम्हें देखकर बड़ी खुश होगी क्योंकि उसे एक पोती की ख्वाहिश थी। ये सुनकर पहली बार डिया के चेहरे पर मुस्कुराहट आती है। उस नाव में कुछ लिखा होता है। यास्मीन माजी से उसका मतलब पूछती है तो वो बताता है कि हर गांव का अपना नियम, अपनी पहचान और तौर तरीका होता है, उसी के हिसाब से वहां पर रहना होता है। यही है उसका मतलब। अब ये तीनों वहां से बच निकलते हैं। इनके जाने के बाद वहां पर एक टीम ये चेक करने आती है कि यहाँ और कोई जिंदा है या फिर नहीं और तब अरला को दिखाते हैं जो अभी भी इस गांव के जंगल में भटक रही है। यहाँ के भूतों को देखकर वो एकदम पागल ही हो चुकी है। और इस मूवी की थीम यह है दोस्तों, जैसा माजी ने अपने नाव में लिखा हुआ था कि हर गांव के अपने नियम और तौर तरीके होते हैं, अगर उनके हिसाब से नहीं चले तो मुसीबत हो सकती है। इस गांव में नियम था कि मरे हुए लोगों के पैर की तरफ वो पत्थर रखो जिस पर उनका नाम लिखा हो,
लेकिन फैजर ने उस जरूरी बुक को नजरअंदाज कर दिया और अपने तरीके से उस पत्थर को हर लाश के सर की तरफ गाड़ना शुरू कर दिया, जिस वजह से आत्माएं गुस्से में इनके पीछे पड़ गई। और इसी मैसेज के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। वैसे क्या आप ऐसी किसी गांव के बारे में जानते हैं जहाँ के तौर तरीके कुछ इस तरह डरावने हो? कुछ इंटरेस्टिंग बात है तो कमेंट्स में बता दीजिए। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, स्टोरी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, ध्यान रखेगा अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।